गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज के अंतर्गत लोधी वंश के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। लोधी वंश में मुख्य रूप से 3 शासक हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इस वीडियो में हम लोग बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक भी हैं, और सिकंदर लोधी के इतिहास के पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं लोधी वंश का एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें हम लोग इब्राहिम लोधी के इतिहास को भी पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। लोधी वंश, इनका अधिकार दिल्ली सल्तनत पे 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पे रहता है तथा यह सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश का शुरुआत की। लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कब बैठते हैं? 1451 ईस्वी में, तथा लोधी वंश का स्थापना करते हैं। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। अब देखो, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शासकों का क्रम जानना। एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लोधी वंश के अंतर्गत शासकों का क्रम है। प्रथम है बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक भी हैं, जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लगभग 38 ईयर्स। और ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी शासकों में सर्वाधिक है। उसके बाद हैं सिकंदर लोधी, जिन्होंने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कमान संभाला, और ये लोधी वंश के सबसे योग्य शासक कहलाएं। उनके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, जिन्होंने 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और ये लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान कहलाएं। तो चलो बारी बारी से सबके इतिहास को हम लोग पढ़ते चलेंगे। बहलोल लोधी, जो कि मूल रूप से अफ़गान मूल का था तथा पश्तून परिवार से जुड़ा हुआ था। पश्तून परिवार अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जातीय समूह है और वर्तमान में पठान समुदाय के नाम से जाना जाता है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, और बहलोल लोधी जो होता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि ग्रहण की, और ये राज दरबार पे सिंहासन पे न बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठा करता था। अब देखो, इनका कोई बैकग्राउंड राजाओं से जुड़ा नहीं था। ये पहले एक सूबेदार थे, सूबेदार से सुल्तान बनते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार किस्म के इंसान थे, और ये गरीबों के प्रति समर्पण रखने वाले थे। गरीबों को सम्मान करते थे, तो अपना दरबार में जो अफ़गानी सरदार थे उनका भी सम्मान किया करते थे। ये अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा करता था। अब देखो, बहलोल लोधी के दादा का नाम है मलिक बहराम, और इनके पिता का नाम है मलिक काला। बहलोल लोधी जब गर्भ में होते तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तथा बहलोल लोधी का जो लालन पालन होता है इनके चाचा जी के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम मलिक सुल्तान शाह है। जनता इन्हें इल्म खां के नाम से भी जानती है। अब देखो, एक साहित्यिक स्रोत है तारीख़ दाऊदी, जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की थी, और अब्दुल्ला ने तारीख़ दाऊदी में बहलोल लोधी तथा लोधी वंश के इतिहास का व्याख्या किया है। तो इसे याद रखेंगे, तारीख़ दाऊदी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के भी जारी किए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। यह मुग़ल काल तक इस सिक्के का इस्तेमाल होता है। मुग़ल काल के अंतर्गत जब अकबर का कार्यकाल शुरू होता है, तब अकबर बहलोली सिक्के में तब्दीली करता है। तो याद रखिएगा, बहलोली लोधी ने एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम बहलोली सिक्के थे। बहलोल लोधी जौनपुर के शासक महमूद शाह को पराजित करता है। जौनपुर में शासन होता है सरकी वंश के महमूद शाह का, और ये उसे पराजित करता है, और इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है नरेला नामक स्थान पर होता है। ये महमूद शाह कौन है? इनका विवाह होता है एक कन्या से जिनका नाम है बीबी राजी, और ये बीबी राजी जो होती है पुत्री होती है अलाउद्दीन आलम शाह की। अगर मेरा सैयद वंश का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा कि अलाउद्दीन आलम शाह है जो सैयद वंश के आखिरी सुल्तान होते हैं। अब ये महमूद शाह का मानना था कि लोधी वंश का शासन से पूर्व सैयद वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पे, और लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने बहुत ही आसानी से दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इस चलते महमूद शाह आक्रमण करते हैं किस पर? बहलोल लोधी पर। बहलोल लोधी की सेना पराजित होने लगती है। यहीं पर बहलोल लोधी क्या करता है? कूटनीति का सहारा लेता है। इसे पता चलता है कि महमूद शाह का सेनापति है दरिया खां, और ये एक अफ़गानी है।
अब ये दरिया खां को अपनी सेना में शामिल करने में सफल हो जाता है बहलोल लोदी। अब ये दरिया खां एक अच्छा खासा सैन्य समूह के साथ बहलोल लोदी की सेना से हाथ मिला लेता है, शामिल हो जाता है। अब यहीं पे महमूद शाह की सेना डायरेक्शन लेस हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। नतीजा क्या होता है, महमूद शाह पराजित होता है, बहलोल लोदी की जीत होती है और जौनपुर क्षेत्र से इनका अधिकार चला गया। जौनपुर पे अब लोदियों का अधिकार हो जाता है। अब बहलोल लोदी क्या करता है, अपने बड़े पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक बना दिया। यहीं से बहलोल लोदी को जीत की लत लग गई। अब वो छोटे छोटे प्रांतों को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। इसी में एक अभियान होता है इसका, ग्वालियर अभियान। ग्वालियर के राजा होते हैं उस वक्त मान सिंह, उन्हें पराजित करता है तथा वापस लौटते वक्त बहलोल लोदी को लू लग जाती है और बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है 12 जून 1489 ईस्वी को। बहलोल लोदी मर जाता है लू से, बीमार पड़कर। 12 जून 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई। उसके बाद इनका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है, शासक बनता है। बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र थे, जिसमें सिकंदर लोदी सबसे ज़्यादा योग्य होता है। अब यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, जो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक कमान संभालता है, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। बचपन का नाम निजाम खान था सिकंदर लोदी का, और जब यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है तो सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से प्रसिद्ध होता है और जनता इसे सिकंदर लोदी के नाम से भी जानती है। अब देखो, बहलोल लोदी की पत्नी होती है जयबंद और यह सिकंदर लोदी की माता होती हैं और यह एक सुनार पुत्री थी। साम्राज्य विस्तार में देखो तो सिकंदर लोदी ने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध और बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण कर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया तथा ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण करता है और यहाँ के राजा मान सिंह से वो हर बार हार जाता है। अब देखो, साम्राज्य विस्तार में क्या होता है, उसके बाद ये क्या करता है कि खाद्यान्न कर और अनाज कर को समाप्त कर देता है, जिस कारण अनाज आसानी से इन क्षेत्रों में मिलने लगता है, तो जनता में भी संतोष की भावना रहती है। साथ ही क्या करता है कि व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा लेता है, तो नए नए व्यापारी क्षेत्र से जुड़ने लगते हैं, व्यापार का विस्तार होता है और मुनाफा होता है, जिससे राजा को भी फ़ायदा होता है। जो साम्राज्य विस्तार में जो धन खर्च हुए थे उस खर्च की भरपाई हो जाती है। इसलिए सिकंदर लोदी को एक योग्य शासक भी कहा जाता है। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था कौन? लोदी, ये सिकंदर लोदी। अब यह व्यापार पर अपना नियंत्रण बनाए रखे तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र गुजरात, राजस्थान और इन क्षेत्रों पर भी बिहार, अवध, ये सब पे अपना पकड़ बनाए रखे। इस चलते वो 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना करता है। मूल रूप से यह व्यापार पे प्रतिबंध लगाना चाहता था, अपना नियंत्रण रखना चाहता था। अब देखो, गांव से अनाज उत्पन्न होता है, वो कहीं पर एक जगह ले जाकर बेचते हैं, वही शहर का रूप लेता है। तो इसके लिए एक शहर का निर्माण करता है, वो आगरा शहर का, और यहीं पर सिकंदर लोदी बादलगढ़ का किला भी बनवाता है तथा 1506 ईस्वी में अपने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर आगरा कर लेता है। तो यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, 1506 में अपनी राजधानी स्थानांतरित की दिल्ली से आगरा, और सिकंदर लोदी ने यहीं पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जा चुका है। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया तथा हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। मुस्लिमों पर क्या करता है कि मुस्लिमों को मुहर्रम में तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मुस्लिम कन्याओं को मज़ारों पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। देखो, 1505 ईस्वी में भूकंप आता है जिसमें कुतुब मीनार का मीनार जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसका मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाया था। और एक है गजे सिकंदरी, जो कि भूमि मापन के पैमाना है, एक भूमि मापन का। यह सिकंदर लोदी के कार्यकाल में शुरू होता है गजे सिकंदरी, उसका प्रचलन था। भूमि मापन की एक पैमाना है ये गजे सिकंदरी। सिकंदर लोदी एक साहित्य प्रेमी भी था और ये फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। अब एक पॉइंट और है, याद रखिएगा, एक है कबीर दास। कबीर दास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है। देखो, इनके द्वारा संगीत में लिखी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में एक आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किया गया था जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
सिकंदर लोदी के सुदृढ़ गुप्तचर विभाग के बदौलत सिकंदर लोदी शासन और अपने सरदारों पर नियंत्रण रखा करता था। इसके गुप्तचर विभाग जो है बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ थे। लोग ये आश्चर्यचकित रहते थे, आखिर सुल्तान तक सूचना पहुंचाता है तो कौन पहुंचाता है। लोग तो इतना तक करते थे कि इसके गुप्तचर विभाग में जिन शामिल हैं जो सुल्तान को गुप्त रूप से संदेशा पहुंचाया करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ गुप्तचर विभाग थी सिकंदर लोदी की। 1514 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा को दिल्ली सल्तनत का लेखाकर्म का आधिकारिक भाषा बना दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने 1514 ईस्वी में। सिकंदर लोदी की जो मृत्यु होती है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को होती है। कारण होता है गले की बीमारी। और उनके बाद मृत्यु के बाद, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो देखो, ये वीडियो का आखिरी पॉइंट है और लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इब्राहिम लोदी से जुड़ा वीडियो भी ले आऊँगा, इब्राहिम लोदी का भी वीडियो ले आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।